अनोखा निर्णय। उमा जी भूख से परेशान हो गई थी और अपने कमरे में टहलने लगी थी। सुबह से उनकी बहू सुनैना ने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि सुबह नाश्ते में सुनैना ने छोले और पूरी बनाए थे और वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए उमा जी दोपहर की खाने की राह देख रही थी। भूख इसलिए भी तेज हो रही थी क्योंकि रात के खाने में बहू उन्हें 2 रोटियों से ज्यादा नहीं देती थी। सुनैना ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। दोपहर के 2 बजने वाले थे और अब भूख अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। भूख से परेशान उमा जी सुनैना के पास गईं और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। उमा जी का कहना सुनकर सुनैना मुंह बनाते हुए बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगी रहती है, दूसरा तो कुछ भी काम है नहीं आपको। उस टेबल पर पोहे रखे हैं, वही खा लो। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के बर्थडे में जा रही हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के उमा जी का मन उदास हो गया। फिर उमा जी धीरे से बोली, बहू, तुम कहो तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। इतना सुनते ही बहू सुनैना गुस्से से तमतमाते हुए बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? थोड़ा इस उम्र में अपनी चटोरी जीभ पर लगाम रखो। और फिर बड़बड़ाते हुए सुनैना किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी रोटी निकाले और अचार के साथ वह रोटी एक थाली में परोसकर उमा जी के आगे रखकर बोली, खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर सुनैना घर के बाहर चली गई। रोटी फ्रिज में रखे थे, फिर भी वो खराब हो गए थे। उनसे गंदी बदबू आ रही थी, ना जाने कब के रखे थे। उमा जी ने गुस्से से वह रोटी को फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने दाल चावल निकालकर अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी पकाई और अचार के साथ खा लिया और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। ऐसा नहीं था कि उमा जी इतनी लाचार और बूढ़ी थी कि रसोई में कुछ पका नहीं सकती थी, लेकिन बहू सुनैना को उनका रसोई में आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। लेकिन सुनैना ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उमा जी का भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती थी। उमा जी रामकिशन जी की तस्वीर को अश्रुपूरित आंखों से देखे जा रही थी और सोचने लगी कि आपके गुजरने के बाद कैसे सब कुछ बदल गया है। आपने क्या साथ छोड़ा, बेटे बहू के लिए तो मैं जैसे किसी फालतू सामान की तरह हो गई हूँ। 2 वक्त की रोटी भी भारी लगने लगी है अब तो इन्हें। उनका ध्यान एकदम से भंग हो गया जैसे ही उनका बेटा विक्रम उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से बाबूजी की 13वीं पर भी बहुत खर्च हो गया है माँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक रूम किराए पर दे दिया जाए। घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो माँ जी बड़े उदास मन से बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे तू वही कर। उनके बोलने भर की देरी थी कि विक्रम गला साफ करते हुए बोला, माँ, तो एक काम करो, तुम अपना कमरा खाली कर दो और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जाओ। इतना सुनते ही उमा जी हैरानी भरे चेहरे से विक्रम को देखते हुए बोली, पर बेटा, उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है। वह रूम छोटा है और वह तो स्टोर रूम है। मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट कैसे जाऊंगी? तो विक्रम बोला, माँ, तुम आंगन में टॉयलेट चल जाया करना, तुम तो घर की ही सदस्य होना। पर जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधाएं देनी पड़ेगी ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है। बाबूजी के जाने के बाद तुम्हें इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? उमा जी अवाक सी हो कुछ क्षण शांत रही और फिर कुछ सोचने के बाद बोली, बेटा, टेरेस पर जो रूम है वो भी हम किराए पर दे सकते हैं। उस रूम में भी सभी सुख सुविधाएं हैं। उस पर विक्रम झट से बोल पड़ा, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते हैं। वह हमने मेहमानों के लिए रखा है। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि सुनैना के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। उमा जी सब समझ गई थी
कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय कर लिया है। अब उमा जी का कुछ भी बोलने का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि उमा जी अब इस बुढ़ापे में पूरी तरह से बेटे और बहू पर आश्रित थीं। इसलिए विक्रम ने जो कहा उस पर उमा जी ने कुछ ज्यादा विरोध नहीं किया और उदास मन से अपना थोड़ा सामान लेकर छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। लेकिन इस पुराने छोटे रूम में उनका जी घुट रहा था, पर उनके पास कोई भी दूसरा विकल्प नहीं था। विक्रम उनका इकलौता औलाद था और वैसे भी अब इस उम्र में वो जाएंगी भी तो कहाँ। तो वो जैसे तैसे उस रूम में दिन काट रही थी। उनके कमरे में नया किराएदार आ गया और अब सब पहले जैसा चल रहा था। उस किराएदार का नाम संजय था और वह एक एनजीओ में काम करता था। वो हर रोज देखता कि सुनैना और विक्रम उमा जी के साथ कैसा सलूक करते थे। वो देखता था कि 2 वक्त की रोटी भी उन्हें कैसे दी जाती थी। यह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। संजय उनसे जब भी मिलता बड़े ही आदर और प्यार से मिलता। उमा जी को भी संजय में अपनत्व का एहसास होता था और धीरे धीरे उमा जी संजय को अपने बेटे जैसा मानने लगी। संजय भी आते जाते उमा जी का हालचाल पूछ लिया करता और उनका ख्याल रखता था। विक्रम और सुनैना को उमा जी से कुछ लेना देना नहीं था। सुनैना बचा हुआ खाना उमा जी के थाली में रखकर दे दिया करती और बेटा तो उमा जी की तरफ देखता भी नहीं था। उमा जी तो पहले ही समझ चुकी थी कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, अब वो बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू जानवर जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उनको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उमा जी को उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी उमा जी को बहुत रोना आता था। एक दिन जब संजय उमा जी का हालचाल पूछने उनके कमरे में गया, तब उमा जी अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी थी और तभी अनायास ही उनकी अतीत की पीड़ा उनके शब्दों के रूप में बहने लगी और अपनी पीड़ा कहती चली गई। उनके पति रामकिशन जी की मौत उनकी बेटी की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। रामकिशन जी एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी उमा जी अपनी गृहस्थी रूपी गाड़ी को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से चलाया। विक्रम के परवरिश और उसकी शिक्षा में कोई भी कमी नहीं आने दी। पढ़ाई में वो अच्छा था, तो कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही उसे एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी भी मिल गई और फिर एक अच्छी सी सुंदर लड़की देखकर उसकी शादी भी कर दी गई। सुनैना काफी तेज तर्रार लड़की थी, तो आते ही उसने विक्रम को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया। पूरा घर वो अपने अनुसार चलाया करती थी। कुछ समय बाद उनका एक पोता हुआ, लेकिन कभी भी उमा जी को उसे प्यार और दुलार करने नहीं दिया गया, क्योंकि सुनैना अपने बच्चों को उनके पास जाने ही नहीं दिया करती थी। सुनैना अक्सर किसी भी बात का बतंगर बनाकर उन्हें खरी खोटी सुना दिया करती थी और विक्रम की क्या मजाल कि सुनैना को कुछ भी बोले। जब तक रामकिशन जी जीवित थे तब तक फिर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन उनके जाने के बाद तो सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। बस ले देकर यह एक घर है जो कि एक एक पैसा जोड़कर हमने खड़ा किया था। बाकी जो भी जमा पूंजी थी वो बेटे की आवश्यकताओं को पूरा करने में खत्म हो चुके थे। जब तक विक्रम के पिता काम पर जाते थे तब तक घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता। जब वो काम करने में असमर्थ हो गए तब विक्रम को उन्होंने घर खर्च में मदद करने से मना कर दिया। यह बातें विक्रम को बहुत बुरी लगी थी। जब तक रामकिशन जी घर चला रहे थे विक्रम अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लगने लगा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहता था। इस बीच रामकिशन जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे, तो विक्रम पैसे बचाने के लिए आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में रामकिशन जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा था, तब विक्रम ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। रामकिशन जी भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे।
जब मैं विक्रम को दवाइयाँ लेने को कहती तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता और कहता, अब बाबूजी बिल्कुल भी ठीक है, अब दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। एक रात रामकिशन जी को सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। उमा जी बहुत घबरा गई और वो भागते हुए विक्रम के कमरे के पास जाकर उसका दरवाजा ठोकने लगी और कहने लगी कि तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है बेटा, चल हम उन्हें जल्दी से किसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उस पर विक्रम बोला, माँ आपने समय देखा है, इतनी रात में कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा, मुझे अभी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह बाबूजी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। उमा जी रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश करती थी तो कभी स्टीम दे रही थी, पर भगवान को कुछ और ही स्वीकार था। उमा जी रामकिशन जी का हाथ को अपने हाथों में ले उन्हें बोल रही थी कि बस थोड़ा और धैर्य रखिए, सुबह होते ही हम डॉक्टर के पास चलेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतने में ही रामकिशन जी के हाथ की पकड़ ढीली हो गई और रामकिशन जी सदा के लिए उमा जी को छोड़कर चले गए। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति हो गई थी। विक्रम रोने का नाटक करने लगा। सुनैना तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसके तो वास्तव में ही बाबूजी चले गए हों और इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज्यादा धक्का लगा सिर्फ उमा जी को। उनकी तो जैसी पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उमा जी के आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहे जा रहे थे और उनके होठ थर थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब तुम लोग रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के जिम्मेदार तो तुम दोनों ही हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाए। क्रियाक्रम कर दिया गया। उमा जी के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, विक्रम ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद सुनैना और विक्रम का व्यवहार बहुत बदल गया था। उमा जी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी। पर एक बात उन्हें मन ही मन खाई जा रही थी, ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा पाई वो। संजय ने उन्हें दिलासा दिया और कुछ विचार कर चला गया। अगले ही दिन संजय उनके पास आया और उमा जी को कुछ बातें समझाई। वह बातें सुनकर उमा जी के आंखों में एक चमक, एक नई उम्मीद जाग गई। दूसरे दिन सुबह उमा जी सुनैना और विक्रम के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। उमा जी का कहना सुनकर सुनैना बहुत खुश हो गई, लेकिन विक्रम ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में उमा जी ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, विक्रम बेटा, तुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है और सुनैना बहू, तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। और तभी उमा जी पूरे उत्साह से मुस्कुराते हुए बोली, यह बात सच है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे और यह मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर विक्रम और सुनैना दोनों ही चौंक गए। विक्रम और सुनैना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि उमा जी घर छोड़कर चली जाएंगी तो वो दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको उमा जी की जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उनका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। उमा जी का कहना सुनकर विक्रम गुस्से से तमतमाते हुए बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तुम इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक यह घर मेरे ही नाम पर है। उमा जी गुस्से में तेज आवाज से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है।
बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरस आया। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मैं बहुत रोई हूँ। तेरे बाबूजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे बाबूजी का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। विक्रम ने अपनी माँ का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। ये बातें सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी और वो अपने माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। अब से हम दोनों तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे। पर तुम इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाओ। माँ, थोड़ा सोच कर तो देखो, अगर तुम इस घर को वृद्धाश्रम बनाओगी तो फिर हमारा क्या होगा। तो उमा जी ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे बाबूजी ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तुमने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तुम्हारे बारे में कैसे सोचूं? तुम अपने परिवार का सोचो, मेरी चिंता मत कर। तभी सुनैना, जो वही खड़ी सब कुछ सुन रही थी, वो भी अपने सास के पैरों को पकड़कर उनसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि माँ जी, कम से कम अपने पोते के बारे में तो सोचिए। पोता? कौन सा पोता? जिसको कभी भी तुम मेरे पास भटकने तक नहीं दिया करती थी। छोड़ो बहू, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग अब अपने दुनिया में खुश रहो और मुझे भी मेरी जिंदगी में जीने दो। तुम दोनों के पास 10 दिनों का समय है। जल्द से जल्द अपना सामान लेकर चले जाओ, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर उमा जी अपने रूम में चली गई। विक्रम और सुनैना शांत से अपना सा मुंह लिए उन्हें जाते हुए देखते ही रह गए। उमा जी ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उस घर में आश्रय दिया। संजय की मदद से वृद्धा आश्रम अच्छे से चलने लगा। अगर बच्चे अपने माता पिता के साथ परायों जैसा व्यवहार कर सकते हैं तो माँ बाप भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे जिस पर तुम कभी चढ़कर दुनिया देखा करते थे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।